हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 30 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के प्ले लिस्ट बिल्कुल जाकर दे सकते हैं। आप जो है पूरा 29 तक वहाँ से देख लेंगे तो आपका बिल्कुल जीके जीएस कवर हो जाएंगे। जितना कि पूछा जाता है, जिस लेवल से पूछा जाता है, प्रत्येक दिन आपको वीडियो 8 बजे अपलोड हो जाता है। किसी किसी दिन लेट हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको कभी भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आप जो है सीधा देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हियर आप सभी के सामने। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है और आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा। और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में प्रत्येक वीडियो में, चाहे कोई भी वीडियो आप देखते हैं, उसमें टाइप करना है आपको आप कितना उनमें से जो है आप अटेम्प्ट कर पाते हो क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हियर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो बताइए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। हंटर समिति का सरकार के द्वारा गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था, ये हंटर समिति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल कब हुआ था? ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद में रखना है डेट को। और इसमें अगर हम बात करें कि कितना व्यक्ति को जो है मारा गया था, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 379 व्यक्ति को सिर्फ मारे जाने का जो है इसमें दर्शाया गया था। लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1000 व्यक्ति जो है मारे गए थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर ये आप सभी के सामने। तो यहाँ 2 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा को जो गठन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। और इसकी अगर हम बात करें कि प्रथम जो बैठक हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ में इसका सर्वप्रथम जो है इसका बैठक किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के सबसे बड़ा किसान नेता थे स्वामी शाहजानंद। उसके द्वारा जो अखिल भारतीय किसान सभा का बैठक का जो आयोजन किया गया था और ये लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो बताइए कि वास्तिल का जो पतन है ये किस दिन हुआ था? तो ये जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाए। और वास्तिल का किला तोड़ने का जो फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी, वास्तिल का किला जो तोड़ा गया था जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस की जो क्रांति है वो भी आरंभ हुआ था। और ये वास्तिल का किला का जो पतन हुआ था ये किस दिन हुआ था? तो ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान को आरंभ किया था? ये बताना है आपको कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान को आरंभ किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बताइए कि वह कौन सी महिला है जो 1857 की अवध की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बेगम हजरत महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर आपसे देखिए पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो बताइए कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसको किस उर्दू कवि ने देखा था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में पूछा जा रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बताइए कि बिहार में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 का अधिवेशन, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि इसकी अध्यक्षता जो किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि बिहार में जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 का जब अधिवेशन हुआ तो इसका अध्यक्षता किसी न किसी के द्वारा किया गया होगा। तो किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो ये चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। और ये कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कुछ इस प्रकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है बदरुद्दीन तेजवी थे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि बदरुद्दीन तेजवी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। अगर प्रथम कई बार
अगर ऐसा रहता है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि प्रथम कौन बने थे, जैसे राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 फर्स्ट नंबर से हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तेजवी थे। ऑप्शन नंबर 20 फर्स्ट के यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बताइए कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, ये आपको यहाँ पर बताना। ये तो टोडरमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि टोडरमल जो अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, ये आपको यहाँ पर बताना कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम आमरण अनशन जो किया गया था ये कब किया गया था, यानी कि कब प्रारंभ किया गया था। तो ये कम्युनिकल अवार्ड के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब किया गया था, कम्युनिकल अवार्ड के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जो आमरण अनशन किया गया था। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, रेलवे डब्बों का निर्माण कहाँ होता है। तो बताइए कि रेलवे, अगर वही हम लोकोमोटिव की बात करें तो वो चित्तरंजन में होता है, जो कि आसनसोल में पड़ता है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पड़ता है, डिब्बों के बारे में, चूंकि चित्तरंजन जो आसनसोल है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो विद्युत जो इंजन होता है उसका निर्माण होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है रेलवे डब्बों का निर्माण क्या होता है, तो डब्बों की अगर हम बात करें तो पेरम्बूर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण आयोजक के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो बताइए कि पर्यावरण आयोजक के साथ जो मूलतः संबंधित संगठन है ये कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा नेरी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल हो जाएगा, इन्वायरमेंटल, और उसके बाद हो जाएगा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो CSIR जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ICR का इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो बताइए कि पृथ्वी जो होती है ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, कब जो है अधिकतम दूरी पर होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए। तो पेडोलॉजी की अगर हम बात करें कि पेडोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है, तो मृदा के अध्ययन को, जो मृदा का जो अध्ययन किया जाता है ये पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन विकिरणों द्वारा लगाया जाता है। तो बताइए जाली दस्तावेज जो होते हैं उनका अगर हमको पता लगाना है तो किन विकिरण का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है किन विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। और पराबैंगनी की अगर फॉर्मूला की बात करें तो O3 होता है, जो ओजोन परत से क्या होते हैं कि छनते हैं। तो ओजोन परत फट जाने के बाद क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें सीधा हमारी त्वचा पर पड़ते हैं और त्वचा कैंसर भी होता है। इसके अलावा इससे महत्वपूर्ण आप फैक्ट भी जान सकते हैं, इससे त्वचा कैंसर होता है। और ये जो पराबैंगनी किरणों के फटने से ये क्या, सॉरी, ओजोन परत के फटने से क्या होता है कि पराबैंगनी किरण जो होते हैं ये त्वचा पर आ जाते हैं, यानी ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट है। और जाली दस्तावेजों का जो पता लगाया जाता है ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये आपका लगाया जाता है ऑप्शन नंबर पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। तापमान के घटने के साथ साथ विद्युत धातु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई अगर धातु है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब धातु में अगर प्रतिरोध को मान का बढ़ाना, प्रतिरोध का मान बढ़ाना, तो वहाँ पर ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा धातु में होता है। वही अगर हम अर्धचालक में बात करें तो अर्धचालक में जब हम प्रतिरोध को बढ़ाना है तो वहाँ पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा तापमान के साथ साथ विद्युत धातु का क्या होता है, तो तापमान के साथ साथ पूछा जा रहा है। तो तापमान को जैसे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा अगर अर्धचालक है तो। लेकिन वही अगर सिर्फ धातु की बात किया जाता है तो यहाँ पर घटेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, तापमान के घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या हुआ, तो ये घटेगा। लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अर्धचालक के बारे में कहा जाना था। क्योंकि अर्धचालक में ऐसा होता है कि ताप जब बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध घट जाता है। और वही अगर सिर्फ धातु का बात किया जा रहा है तो वहाँ पर
ताप को हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रतिरोध मान क्या होगा, तो वहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 मुश्किल यहाँ पर से हो जाएगा कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। चूंकि यहाँ पर धातु के बारे में कहा जा रहा है, अब वही अगर अर्धचालक के बारे में कहा था, वहाँ पर अगर हम तापमान को बढ़ाते तो वहाँ पर क्या होगा, घट जाता। तो ऑप्शन नंबर एस मुश्किल यहाँ पर सही हो जाता है अगर अर्धचालक के बारे में कहा जाता तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 मुश्किल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। तो सोडियम क्या होता है कि सोडियम जो है ज़्यादातर ये क्या होता है कि वायु के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो ये क्या होता है कि ये जलने लगता है। तो ये हवा के संपर्क में जैसे आता है तो ये जलने लगता है, जिसके कारण इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है ताकि ये क्या हो, वायु से अभिक्रिया करके ये स्वतः जो जलना प्रारंभ न करे। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ता है 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताऊँ। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर सही। इसके अलावा पूछा जाता है एनडीसी, क्या पूछा जाता है, एनडीसी की स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि एनडीसी का जो स्थापना है ये जो है कब किया गया था। तो एनडीसी की स्थापना की अगर हम बात करें तो एनडीसी का स्थापना जो है ये 6 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त को ये किया गया था। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना किया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन एस पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो बताइए कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व है, किसका दायित्व बनता है। बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये ग्रामीण लोगों का या शहरी या सरकार का या इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि ये किसका दायित्व बनता है। तो ये जो है सरकार का दायित्व बनता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान किसका दायित्व बनता है। तो ये सरकार का बनता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो अनुच्छेद कितना में, तो ये जो है अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 47 में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। तो ये 47 में दिया गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। तो बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये किस नगर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जेनेवा। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जेनेवा यानी WHO जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये पूछा जाता है WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी स्थापना कब किया गया था। तो ये 7 अप्रैल कब किया गया था, ये 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को किया था। इसके अलावा इसका डेट भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी स्थापना किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना जो हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके अलावा 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो नाबार्ड की मुख्य कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य जो ये ग्रामीण साख संचालन करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। वही अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि नाबार्ड की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या करता है, साख ग्रामीण साख संचालन करता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना यानी नाबार्ड की जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 22 जुलाई को। कब किया गया था, 22 जुलाई 1982 को। कब किया गया था, 22 जुलाई 1982 को जो नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और ये कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा अर्धचालक डैश बनाने में किया जाता है। अर्धचालक का प्रयोग जो है, अर्धचालक उनका प्रयोग जो है डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बता अर्धचालक का जो प्रयोग है इसको किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर के बनाने में किया जाता है। कहाँ पर, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर को बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। तो बताइए कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये किस विषय से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट मास आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो बताइए कि भारत के किस जो है
राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपका हरियाणा और पंजाब जो है इसके लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय जो कहाँ पर स्थित है, इसका कैपिटल जो है चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाए। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं चंडीगढ़ और पंजाब जिसका कि एक ही उच्च न्यायालय, जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है, तो पटना में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए राइट हो जाएगा कि हरियाणा और पंजाब ऐसे हैं जिसका कि एक ही उच्च न्यायालय जबकि दोनों अलग अलग स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बताइए कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये कौन सा समाचार पत्र था? तो ये बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बंगाल गजट जो है इसका कब, इसका जो है समाचार पत्र का जो ये इसका कब स्थापना किया गया, यानी कि कब इसको जो पब्लिश किया गया इस समाचार पत्र को, तो ये 1780 में किया गया था। ठीक है, तो इतने ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि 1780 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। और भारत का समाचार पत्र जो पहला जो है ये बंगाल था, बंगाल गजट है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो बताइए कि हिंदू महासभा का संस्थापक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हिंदू महासभा की अगर संस्थापक की हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हिंदू महासभा की स्थापना की बात करें कि हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1915 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के संस्थापक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ये जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। तो बताइए कि भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? पनबिजली का, या अणु विद्युत का, या ताप विद्युत का, ये इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो भारत में अगर बात करें कि भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस क्षेत्र का है, तो ये ताप विद्युत क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें कि 63% जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है ये ताप क्षेत्र से ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यकृत डैश कार्य करता है। तो बताइए कि यकृत जो होता है ये क्या करता है? तो यकृत की अगर हम बात करें कि यकृत जो है ये किस कार्य के लिए जो उत्तरदायी होता है, तो यकृत में ये जो है आपके पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है, जिसको कि हम लीवर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यकृत जो है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है मनुष्य मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि इसको माना जाता है यकृत को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यकृत में से जो है यहाँ पर सिखा होता है, यहाँ पर पित्त का श्रवण जो होता है ये कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होता है। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि पित्त का जो श्रवण होता है ये कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका वजन कितना होता है, तो इसकी वजन की अगर हम बात करें तो 2 से ये जो है 2.5 ये केजी में होता है। ठीक है, 2 से 2.5 तक जो है यानी कि 2 से 2.5 केजी का ये जो है यकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये यकृत के द्वारा क्या होता है कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यकृत क्या करते हैं कि जब भी कोई विषैले पदार्थ का सेवन करते हैं तो यकृत उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि यकृत में क्या होते हैं कि पाचन का कार्य जो है होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मिलती रहती है। और आपको जो फायरमैन का यहाँ पर मिलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।